नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कम से कम 2-3 दिन जेल में ही रहना पड़ेगा। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले से तय होगा कि उनकी जेल से रिहाई होगी या नहीं। केजरीवाल को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों से दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मैं इस आदेश को 2-3 दिनों के लिए सुरक्षित रख रहा हूँ। अब घोषणा होने तक निचली अदालत का आदेश स्थगित रहेगा। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जज ने येदियुरप्पा को कथित यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत दी थी और कहा वो कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं है। कथित अपहरण मामले में एचडी रेवन्ना को जमानत मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को टॉम, डिक या हैरी के रूप में माना जाता है। अजीब है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक को लेकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा है कि जैसा कि अरविंद केजरीवाल भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तानाशाही ने सारी हदें पार कर दी हैं। आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई। क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के कहने पर केजरीवाल की जमानत को रोक दिया है। वहीं केजरीवाल को बेल जब दिल्ली कोर्ट से दी गई थी तो कोर्ट ने ईडी को लेकर काफी कुछ कहा था। कोर्ट ने कहा था कि ईडी अपराध की आय के संबंध में मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत देने में विफल रहा। ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्वाग्रह से काम कर रही है। हालांकि इसके बाद ईडी हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट ने तो अलग ही रुख अपना लिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी से लगा है। बीजेपी यूपी में फैजाबाद सीट तक हार गई, जहां अयोध्या स्थित है। अब खबरें हैं कि इस हार को लेकर बीजेपी के अयोध्या में ही जारी एक समीक्षा बैठक में तीखी नोकझोंक हो गई। इस बैठक के दौरान यूपी के 2 कैबिनेट मंत्रियों के सामने ही महंत राजू दास और डीएम के बीच बहस भी हुई। एक प्राइवेट न्यूज चैनल की रिपोर्ट ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि अयोध्या में बीजेपी की समीक्षा के दौरान देर रात ये काफी हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ। ये हंगामा अयोध्या समेत पूरे यूपी में चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के मुताबिक इस समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह शामिल थे। यूपी सरकार के इन 2 मंत्रियों के सामने डीएम अयोध्या नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मीडिया रिपोर्ट में राजू दास के हवाले से दावा किया गया कि उनका गनर वापस ले लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही से समय लेकर बीजेपी की हार पर अपना फीडबैक देने पहुंचे थे। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या 47 हो गई है और कम से कम 20 की हालत गंभीर है। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके की तमिलनाडु की सरकार की खिंचाई की। अदालत ने पिछले साल विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में इसी तरह की घटनाओं को हवाला दिया और ये जानने की मांग की कि राज्य में ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। 20 अगस्त तक मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। सूत्रों ने कहा है कि चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखा है कि गुरुवार को चुनावी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिवीजन का कार्यक्रम दिया जाएगा। टीडीपी और जेडीयू एनडीए सरकार में मुख्य सहयोगी दल हैं, जिसके कारण मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि अगर इन दलों के मनमाफिक काम नहीं किया गया तो मोदी की सरकार गिर सकती है। हालांकि एक नया समीकरण है जो टीडीपी और जेडीयू को डरा सकता है। वो ये है कि बीजेपी के साथ जिसने भी दिया वो पार्टी खोखली हो गई। पहले बीजेपी से बड़ी पार्टी थी, फिर बीजेपी के नीचे आई और कई तो टूट गई। इन नामों में श्रोमणी अकाली दल, शिवसेना का नाम आता है, जो बीजेपी के साथ थे। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया गया तो 15 लोकसभा सीटों वाली सेना और 8 सीटों वाली अकाली दल ही भाजपा का समर्थन करने वाले एकमात्र सहयोगी थे। इसके बाद समय बीता और फिर शिवसेना को तोड़ दिया गया और अकाली दल भी पंजाब में 2024 में केवल 1 सीट ला पाई है। ऐसा ही हाल असम गण परिषद यानी एजीपी का रहा। वो बीजेपी के साथ 2001 से थी। फिर एजीपी को अपने महत्वपूर्ण नेताओं में से एक सर्बानंद सोनोवाल को भाजपा में शामिल होने और मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होते देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। गठबंधन की स्थापना के समय एजीपी प्रमुख खिलाड़ी थी, लेकिन 2 दशकों के भीतर भाजपा प्रमुख खिलाड़ी बन गई। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में असम की 14 सीटों में से भाजपा ने 9 सीटें जीती हैं, जबकि
एजीपी ने सिर्फ एक सीट जीती है। इसके बाद 4 अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं, जैसे बीजी जनता दल यानी बीजेडी, वाईएसआरसीपी, भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और एआईएडीएमके ने बीजेपी सरकार के द्वारा लाए गए बिलों का समर्थन किया और राज्यसभा में इनके भरोसे ही बिल पास हुए। अब बीजेडी की बात करते हैं, उनके हालात देखते हैं। ओडिशा में 21 सीटों में से बीजेपी ने इस चुनाव में 20 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेडी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तेलंगाना की 17 सीटों में से बीजेपी के पास 8 सीटें हैं और बीआरएस के पास 0 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीटों में से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने 21 सीटें जीती हैं, जबकि वाईएसआरसीपी 4 सीटों पर सिमट गई है। वहीं तमिलनाडु में एआईएडीएमके 3 गुटों में बंट गई है। कुल मिलाकर बीजेडी, बीआरएस, वाईएसआरसीपी और एआईएडीएमके ने सौदेबाजी में अपने अपने राज्य खो दिए हैं और जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी का भाग्य एक मार्मिक कहानी है। अनुच्छेद 370 को नाटकीय ढंग से हटाए जाने से कुछ महीने पहले इसने भाजपा के साथ सत्ता साझा की थी। अब ये संसद में प्रतिनिधित्व के बिना है। ये स्पष्ट है कि भाजपा जिन पार्टियों के साथ गठबंधन करती है उनकी ताकतों को अपने कब्जे में ले लेती है और अपनी कमजोरी उन पर डाल देती है। मतलब बीजेपी को गले लगाना अक्सर घातक साबित हुआ है। इसके बाद सिर्फ एक ही प्रश्न रह जाता है कि क्या जेडीयू और टीडीपी को ये नहीं पता है, और पता है तो कब तक ये घातक गले लगाने वाले सीन में रहेंगे। कुल मिलाकर उनका डरना जरूरी हो गया है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर उनके पीए या पीएस की गलती है तो सरकार उसे गिरफ्तार कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में अपने पीएस की भूमिका पर कहा कि पीए पीएस सबको सीएम बुलाएं और पूछताछ कर लें। ईओयू ने कुछ नहीं कहा है हमारे पीए पर, ये तो सिर्फ विजय सिन्हा बोल रहे हैं, लेकिन सीएम को मैं कहता हूं कि मेरे पीओ को बुलाकर पूछताछ कर लें। तेजस्वी यादव ने कहा कि किंगपिन को बचाना चाहते हैं, इसलिए मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। तस्वीर सामने आई है सम्राट चौधरी के साथ आरोपी की, उस पर क्या बोलेंगे? तेजस्वी ने कहा कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड अमित आनंद है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। नीट यूजी में कथित धांधली को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन किया। पार्टी ने कहा है कि नीट पेपर लीक से देश के युवाओं का भविष्य खराब कर दिया गया है। दिल्ली से लेकर यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश तक राज्यों में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के योग दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि छात्रों ने नीट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संगठन आयसा ने विरोध जताते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री ने और उनकी एनटीए संस्था ने छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। प्रदर्शन में शामिल आयसा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लहराए। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने मांग उठाई कि शिक्षा मंत्री को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि प्रधान, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, वो कुछ जरूरी काम के कारण इसमें शामिल नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम को रद्द करने और दोबारा परीक्षा की मांग वाली नई याचिकाओं को बाकी की पेंडिंग पड़ी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। नीट के खिलाफ दायर इन सभी याचिकाओं पर अदालत 8 जुलाई को सुनवाई करने वाली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति महागठबंधन में कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। इस बीच शिवसेना के 58वें स्थापना दिवस समारोह में रामदास कदम ने लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे में देरी के लिए बीजेपी और अजित पवार पर निशाना साध दिया। बीजेपी और अजित पवार पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की तरह शिवसेना शिंदे गुट के लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा 2 महीने पहले हो जाती तो हम भी 15 सीट जीत सकते थे। जब हमने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो बीजेपी बीच में आ गई। उन्होंने इन सीटों पर अपना दावा ठोक दिया। छगन भुजबल एनसीपी और महायुति गठबंधन के लिए एक पहेली बने हुए हैं। एनसीपी से बाहर निकलने के अटकलों के बीच भुजबल एक बार फिर अपनी पार्टी और महायुति गठबंधन को उलझन में डालते दिख रहे हैं। पहले पार्टी प्रमुख अजित पवार की पत्नी सुंदरा के राज्यसभा नामांकन को लेकर और इस बार मराठा कोटे के मुद्दे पर। इस सप्ताह की शुरुआत में अपने समर्थकों की एक बैठक में भुजबल की अध्यक्षता वाली महात्मा फुले समता परिषद ने जातीय सर्वेक्षण के लिए दवा बनाने का फैसला किया। ये ओबीसी संगठनों का एक छत्र संगठन है। ये एक ऐसा कदम है जिससे महायुति भागीदारों के बीच दरार और बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा भुजबल का रुख कई मुद्दों पर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के रुख से अलग रहा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि लोकसभा चुनावों से पहले
एनडीए के 400 पार के नारे ने इसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस साल सऊदी अरब में हज के दौरान 98 भारतीयों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस सत्र में अब तक 1,75,000 हाजी हज पर गए हैं। इस साल हज के दौरान सऊदी अरब में भीषण गर्मी पड़ी है और कई देशों के नागरिकों की मौत हुई है। माना जा रहा है कि अब तक 900 से अधिक हाजियों की मौत हो चुकी है। कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तान समर्थकों ने कथित जनता दरबार लगाया, जिसके खिलाफ भारत ने विरोध दर्ज कराया है। अधिकारियों ने बताया कि 20 जून को वैंकूवर में खालिस्तान समर्थकों के जनता दरबार लगाने और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाने को लेकर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारत ने कनाडाई उच्चायोग को एक पत्र जारी कर गंभीर आपत्ति जताई है। भारत ने पत्र में जस्टिन ट्रूडो सरकार द्वारा खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों को कनाडा में जगह दिए जाने का भी विरोध किया है। 21 जून यानी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में योग किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्से में योग कर रहे लोगों को कश्मीर से योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुनिया के बड़े नेता जब भी मुझसे मिलते हैं योग की चर्चा जरूर करते हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। दुनिया योग को नई इकोनॉमी के तौर पर देख रही है। भारत में योग टूरिज्म का एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आर्मीनिया ने औपचारिक रूप से फलस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। एक बयान में आर्मीनिया के विदेश मंत्रालय ने इजरायल फलस्तीनी संघर्ष के 2 राष्ट्र समाधान के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। आर्मीनिया ने कहा है 2 राष्ट्रों का निर्माण ही इजरायल और फलस्तीनियों के बीच स्थायी और समावेशी शांति स्थापित करने का एकमात्र रास्ता है। बता दें, अब दुनिया के 140 से अधिक देश फलस्तीन को राष्ट्र मानते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को हथियार देने को लेकर दक्षिण कोरिया को आगाह किया है। पुतिन ने कहा कि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को हथियार देकर दक्षिण कोरिया बड़ी गलती करेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।